प्रिय बच्चों, सुप्रभातम। मैं प्रभुदयाल मिश्रा, वरिष्ठ अध्यापक, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय, संस्कृत विद्यालय मोरीजा ई कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान समकालीन भारत भाग 1 के अध्याय 2, जिसका नाम है भारत का भौतिक स्वरूप, इसके भौतिक विभागों में भारतीय मरुस्थल के बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय मरुस्थल अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है, यानी अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी भाग में थार का मरुस्थल है। इसे ही भारतीय मरुस्थल कहते हैं। यह बालू के टीबों से ढका एक तरंगित मैदान है, अर्थात यहाँ बालू मिट्टी के टीले ही टीले हैं। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है, अर्थात यहाँ वर्षा बहुत कम होती है। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है। वनस्पति कहते हैं पेड़ पौधे, लता, झाड़ी आदि। तो इस शुष्क यानी सूखे जलवायु वाले भाग में वनस्पति पेड़ पौधे बहुत कम है। वर्षा ऋतु में ही कुछ सरिताएं दिखती हैं और उसके बाद वे बालू में ही विलीन हो जाती है। सरिता कहते हैं नदियों को। तो जब वर्षा होती है, वर्षा ऋतु में कुछ नदियां दिखाई देती हैं और फिर बाद में वो बालू में ही विलीन हो जाती है, लुप्त हो जाती है। पर्याप्त जल नहीं मिलने से वे समुद्र तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि वर्षा कम होती है, इसलिए उन नदियों में पानी की कमी होती है, इसलिए वो समुद्र तक नहीं पहुंच पाती। केवल लूनी ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। ये प्रश्न आता है कि भारतीय मरुस्थल की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? उत्तर है लूनी। बरकान अर्धचंद्राकार बालू का टीला। देखिए, जहाँ मरुस्थलीय भाग हैं, हमारे जो थार का मरुस्थल है, भारतीय मरुस्थल जिसको कहते हैं, यहाँ बालू रेत के अर्धचंद्राकार टीले हैं, जो नीचे आधार में चौड़े और ऊपर शीर्ष पर सकड़े होते हैं। इनका विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है, यानी बहुत बड़े भाग पर ये फैले हुए हैं। लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। लंबवत टीले एक साथ लंबाई में भारत और पाकिस्तान की सीमा के समीप यानी पास में पाए जाते हैं प्रमुखता से। यदि आप जैसलमेर जाएं तो बरकान के समूह देख सकते हैं। ये बताया गया है, यदि आपको जैसलमेर भ्रमण का अवसर मिले तो आप वहाँ बरकान दे सकते हैं। ये प्रश्न आता है, बरकान से क्या तात्पर्य है? तो भारतीय मरुस्थल में बालू के जो अर्धचंद्राकार टीले होते हैं, उन्हें बरकान कहते हैं। अब देखिए दूसरा, इसके बाद अब हम भारत के भौतिक स्वरूप में ये देखो मरुस्थल का चित्र दिया है, जिसमें ये महिलाएं बहुत दूर दूर से पानी लेकर के आ रही है। कहीं भी पेड़ पौधे वनस्पति का नाम नहीं, हमें कहीं पेड़ पौधे दिखाई नहीं दे रहे। अब हम पढ़ेंगे तटीय मैदान के बारे में। प्रायद्वीपीय पठार के किनारों संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है, यानी जो दक्षिण का पठार है, प्रायद्वीपीय पठार है, उसके किनारों पर संकीर्ण यानी सकड़ी तटीय पट्टियां हैं। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है, यानी ये जो तटीय पट्टी है, ये पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक फैली हुई है। पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। देखिए, पश्चिमी जो तट है वो पश्चिमी घाट
और अरब सागर के बीच में एक संकीर्ण यानी सकड़ा मैदान है। इस मैदान के 3 भाग हैं। तट के उत्तरी भाग को कोंकण, जिसमें मुंबई और गोवा आता है, मध्य भाग को कन्नड़ मैदान कहते हैं और दक्षिण भाग को मालाबार तट कहा जाता है। यह प्रश्न आता है कि पश्चिमी तट को किन किन नामों से जाना जाता है, तो इसका जो उत्तरी भाग है उसे कोंकण तट कहते हैं, जिसमें मुंबई और गोवा शामिल है। मध्य वाले भाग को कन्नड़ मैदान कहते हैं और दक्षिण के भाग को मालाबार तट कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है, यानी जो पूर्वी तटीय मैदान है वो विस्तृत है, बड़ा है, चौड़ा है, समतल है। उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है। तो इस तट के भी 2 नाम हैं। उत्तर का जो भाग है उसे उत्तरी सरकार तट कहा जाता है, जबकि दक्षिणी भाग कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। उत्तर भाग को उत्तरी सरकार तट और दक्षिण भाग को कोरोमंडल तट के नाम से जाने जाते हैं। बड़ी नदियाँ महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। यह प्रश्न आता है पूर्वी तट पर कौन कौन सी नदियाँ डेल्टा बनाती हैं, तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। डेल्टा कहते हैं जब नदी समुद्र में गिरते समय अनेक धाराओं में बढ़ जाती है तो उसे डेल्टा कहते हैं। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भूलक्षण है, यानी पूर्वी तट पर एक झील है, उसे चिल्का झील के नाम से जाना जाता है। ये देखिए पूर्वी तट का एक चित्र दिया है, इसमें तटीय मैदान का जहाँ ये धान की खेती करते हुए दिखाया गया है। क्या आप जानते हैं, ये जानकारी के लिए है, चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यानी भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील है। ये उड़ीसा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। यानी उड़ीसा जो राज्य है उसमें महानदी जो डेल्टा बनाती है उसके दक्षिण में स्थित है। अब आता है द्वीप समूह। सबसे पहले हम ये समझें कि द्वीप किसे कहते हैं। वह स्थल भूभाग जो चारों ओर विशाल जलराशि से घिरी हो उसे द्वीप कहते हैं। सामान्य बोलचाल की भाषा में हम ये भी कह सकते हैं कि वह भूभाग जो समुद्र से घिरा हो। अब द्वीप छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, जबकि महाद्वीप होते हैं एक विशाल भूभाग। महाद्वीप में विशाल भूभाग समुद्रों से घिरा होता है, जबकि द्वीप में वो भूभाग छोटा भी हो सकता है। आप पहले ही देख चुके हैं भारत का मुख्य स्थल भाग अत्यधिक विशाल है, यानी भारत की जो स्थलीय सीमा है वो हमारा स्थलीय क्षेत्रफल काफ़ी बड़ा है। इसके अतिरिक्त भारत में 2 द्वीपों का समूह भी स्थित है। हमने पाठ 1 में पढ़ा था। पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और पश्चिम में लक्षद्वीप समूह। ये एक द्वीप का चित्र दिया है, देखिए बीच में स्थल भाग है जो हरा और काली झाई लिए, चारों ओर पानी की नीली झाई है। इस प्रकार ये द्वीप है जो चारों ओर पानी से घिरे हुए स्थल भाग। केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप की स्थिति को ज्ञात कीजिए। हमने पहले जब इसका मानचित्र में आपको बताया था कि लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। द्वीपों का यह समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। तो लक्षद्वीप किससे बना है? प्रवाल से। पहले इनको लकादीव, मिनिकॉय तथा एमिन द्वीप के नाम से जाना जाता था। लक्षद्वीप समूह का पहले नाम क्या था? लकादीव, मिनिकॉय तथा एमिन द्वीप। 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया और जो वर्तमान इसका नाम है ये कब रखा गया? 1973 में लक्षद्वीप के नाम से। यह 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला है। लक्षद्वीप समूह का क्षेत्रफल कितना है? 32 वर्ग किलोमीटर।
कवारत्ती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। लक्षद्वीप का जो प्रशासनिक मुख्यालय है वो है कवारत्ती। इस द्वीप समूह पर पादप कहते हैं पेड़ पौधों को, तथा जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। यहाँ इस द्वीप पर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और जंतु पाए जाते हैं। पिटली द्वीप, जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है, वहाँ एक पक्षी अभयारण्य है। देखिए लक्षद्वीप में पिटली द्वीप है, वहाँ मनुष्य नहीं रहते, केवल पक्षी निवास करते, वह पक्षी अभयारण्य है। अब बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला की ओर ध्यान दीजिए। ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप है। यह द्वीप आकार में बड़े संख्या में बहुल तथा बिखरे हुए हैं, यानी जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं वो बड़ी संख्या में और बिखरे हुए हैं। यह द्वीप समूह मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, यानी अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है उसे दो भागों में बांटा है। उत्तर में अंडमान तथा दक्षिण में इसको निकोबार कहा जाता है। यह माना जाता है कि यह द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं, यानी जो पर्वत श्रेणियाँ बंगाल की खाड़ी में डूब गई उनकी पर्वत शिखर हैं ये। यह द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं या लक्षद्वीप समूह हैं, ये देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह का विशेष महत्व है। इन द्वीप समूहों में पाए जाने वाले पादप यानी पेड़ पौधे एवं जंतुओं में बहुत अधिक विविधता है, यानी इन द्वीप समूहों में विभिन्न प्रकार के जंतु और पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ये द्वीप विषुवत वृत्त के समीप स्थित है, यानी विषुवत रेखा के समीप है, एवं यहाँ की जलवायु विषुवतीय यानी उष्ण और तर है। यहाँ तापमान भी अधिक रहता है, वर्षा भी अधिक होती है, तथा यह घने जंगलों से आच्छादित है। घने जंगलों से आच्छादित से तात्पर्य यहाँ घने जंगल पाए जाते हैं। विभिन्न भू आकृतिक विभागों का विस्तृत विवरण प्रत्येक विभाग की विशेषताएं स्पष्ट करता है। यानी हमने उत्तरी पर्वतमाला हिमालय पर्वतमाला को पढ़ा, उत्तर का विशाल मैदान पढ़ा, प्रायद्वीपीय पठार पढ़ा, भारत का मरुस्थलीय भाग थार का मरुस्थल पढ़ा, तटीय मैदान और द्वीपों के बारे में पढ़ा। तो ये सब प्रत्येक विभाग की जो विशेषताएं हैं, ये प्रत्येक विभाग के बारे में जानकारी देती है, परंतु यह स्पष्ट है कि ये विभाग एक दूसरे के पूरक हैं। अर्थात ये चाहे विभाग नामकरण से नाम के आधार पर अलग अलग हैं, लेकिन ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के ऊपर आधारित हैं, और वे देश को प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध बनाते हैं, यानी प्राकृतिक संसाधनों में देश को धनी बनाते हैं। उत्तरी पर्वत जल एवं वनों के प्रमुख स्रोत हैं। जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है, जो हिमालय पर्वतमाला का क्षेत्र है, वहाँ वो हमेशा बर्फ जमी रहती है, इसलिए वर्ष भर बहने वाली नदियाँ निकलती हैं, घने जंगल हैं। उत्तरी मैदान देश के अन्न भंडार है। उत्तर का जो मैदान है वहाँ हमें उपजाऊ मिट्टी मिलती है, इसलिए, और नदियों का पानी सिंचाई के लिए उपलब्ध होता है, इसलिए इसे अन्न भंडार कहा जाता है। इनसे प्राचीन सभ्यताओं के विकास को आधार मिला। पठारी भाग खनिजों के भंडार है। ये जो प्रायद्वीपीय पठार है वहाँ विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, इसलिए खनिजों का भंडार है, जिसने देश के औद्योगिकरण में विशेष भूमिका निभाई है। किसने? प्रायद्वीपीय पठार ने। तटीय क्षेत्र मत्स्यन और पोत संबंधी क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त स्थान है। जो तटीय क्षेत्र है वह मत्स्यन यानी मछली पालन, मछली पकड़ने के लिए, और पोत बंदरगाहों के लिए उपयुक्त स्थान है। इस प्रकार देश की विविध भौतिक आकृतियाँ भविष्य में विकास की अनेक संभावनाएं प्रदान करती है। बच्चों, इससे पहले यह आया है प्रवाल क्या है। देखिए, प्रवाल पॉलिप्स कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी हैं जो कि समूह में रहते हैं।
इनका विकास छिछले तथा गर्म जल में होता है। इनसे कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है, यानी जो ये पॉलिप्स छोटे सूक्ष्म जीव हैं, ये खारे पानी में, गर्म पानी में रहते हैं, छिछले गर्म पानी में रहते हैं और इनसे कैल्शियम कार्बोनेट निकलता रहता है। प्रवाल स्राव एवं प्रवाल अस्थियां टीले के रूप में निक्षेप यानी टीले के रूप में बदल जाती हैं। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: प्रवाल रोधिका, तटीय प्रवाल भित्ति तथा प्रवाल वलय द्वीप। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ प्रवाल रोधिका का अच्छा उदाहरण है। यह प्रश्न आता है कि प्रवाल रोधिका का उदाहरण कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ। प्रवाल वलय द्वीप गोलाकार या हॉर्स शू, हॉर्स कहते हैं घोड़े को, घोड़े के जो पैर है, नीचे का जो शू है जिसको सुंग बोलते हैं, उसके आकार वाली रोधिका होती है। फिर आया है कि आप जानते हैं भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो सक्रिय है वे कहाँ हैं? वे अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर स्थित है। तो बच्चों, आपने अध्याय 2 जिसका नाम था भारत का भौतिक स्वरूप, इसको आपने ठीक से पढ़ा, समझा। आशा है आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम अध्याय 3 अफवाह के बारे में अध्ययन करेंगे। अस्तु, धन्यवाद।